ये कहानी है उन बेबस मजदूरों की जिनके नाम आज इतिहास के पन्नों में भी दर्ज नहीं है। ये वो गुलाम थे जिनकी सप्लाई दुनिया के कई देशों में जहाजों में भर भर कर की गई। एक ऐसा समाज जिसने भूख, बेबसी और कोड़ों की मार ही नहीं सही, बल्कि अपनी बहू बेटियों की इज्जत भी लुटते हुए देखे। लेकिन आखिर ये कौन थे जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं सन 1833 से, जब ब्रिटिश अंपायर ने दास प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया था। जिसके बाद त्रिनिदाद, सूरीनाम, ब्रिटिश गुयाना, फिजी और मॉरिशस के खेतों में अफ्रीकी गुलामों ने वहां काम करने से मना कर दी, जिसके बाद वहां बड़ा मजदूर संकट आन पड़ा। लेकिन उन्होंने काम करने से इसलिए मना किया क्योंकि उन्हें दिन में 12 से 16 घंटे लगातार काम कराया जाता था, वो भी बिना आराम के। इसके अलावा उन्हें दिन में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इनमें से किसी की तबीयत खराब हो गई और उसने अगर छुट्टी की मांग की या फिर आज काम करने से मना किया, तो उन्हें छुट्टी तो नहीं मिलती थी, लेकिन उन्हें चाबुक और कोड़ों की मार जरूर सहनी पड़ती थी। और अंग्रेजों के इसी अमानवीय व्यवहार की वजह से अफ्रीकन्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। जिसके बाद अंग्रेजों ने एक बड़ी चाल चली। उन्होंने 1834 से गिरमिट प्रथा की शुरुआत की, जिसके तहत उन्होंने भारत के बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे इलाकों से वहां के लोकल ठेकेदारों की मदद से उन्हें एक अच्छे काम का प्रलोभन दिया, जिसके तहत उन्हें अच्छी तनख्वाह, बढ़िया खाना और रहने को बढ़िया घर दिया जाएगा। जैसे ही ये बात वहाँ के लोकल लोगों को पता चली, ये खबर आग की तरह फैल गई। और फिर क्या था, वहाँ के सभी युवा लोगों ने अंग्रेजों के साथ उनके देश जाने की ठान ली। लेकिन उनके बूढ़े बुजुर्गों को ये ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। पर जवान खून कहाँ किसी की सुनने वाले थे। जिसके बाद उन्होंने रोते रोते अपने घरों से विदाई ली। कोई अकेला चल दिया, तो कोई अपनी पत्नी के साथ, और कुछ लोग अपने परिवार को लेकर। उनके हालात इतने खराब थे कि घर वालों के आंसू तक उनके पैरों को रोक न सके, क्योंकि उस वक्त भारत में हर जगह सिर्फ भूख, गरीबी, लाचारी और बेबसी ही देखने को मिलती थी। और अपने इसी दिन को बदलने के लिए वो अंग्रेजों के साथ चुपचाप चल दिए। पर बात की जाए अंग्रेजों के एग्रीमेंट की, तो यूरोपियन कंपनियां लोगों को जहाजों में बैठाने से पहले उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कि गिरमिट कहा जाता था, उस पर अंगूठा लगवा रही थी, जिसमें कई तरह के रूल्स एंड कंडीशंस लिखे हुए थे। जैसे कि उन्हें 5 साल तक काम करना ही पड़ेगा और इस बीच वो घर नहीं लौट सकते। उन्हें तनख्वाह के रूप में महीने में 8 रुपए ही मिलेंगे। इसके अलावा संडे को छुट्टी मिलेगी, ओवर टाइम का अलग मिलेगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गिरमिट के तहत कोई भी महिला या पुरुष वहां जाकर शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा उसमें एक और बात भी लिखी गई थी, जैसे कि जहाज में सिर्फ वही लोग चढ़ सकते हैं जो कि वहां काम करना चाहते हैं। इसके अलावा परिवार के कोई और व्यक्ति वहां नहीं जा सकते। जिसके बाद बहुत लोगों ने उस पर अंगूठा लगाया और चल दिए उनके साथ एक अनजान सफर पर। लेकिन मजदूरों को विदेश ले जाने वाली ये पहली यात्रा नहीं थी। इससे पहले भी 1829 में एक जहाज मॉरिशस के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो यात्रा विफल रही। जिसके बाद 1829 से लेकर 1834 तक लगभग 25,000 मजदूरों को परदेश ले जाया गया था। पर उन्हें जहाज में ले जाने की प्रक्रिया बहुत ही अमानवीय थी, जहां उन्हें भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर जहाजों में भरा जाता, जहां जहाज की खराब हालत, भोजन पानी की कमी और गंदगी और महामारी फैलने की वजह से उल्टी, दस्त, चेचक, हैजा जैसे गंभीर रोग फैलने लगे। जिसकी वजह से उन गिरमिटिया मजदूरों की 10% आबादी तो जहाज में ही दम तोड़ देती थी, और जो 90% आबादी मंजिल तक पहुंच पाते, उनमें से भी कईयों की हालत इतनी नाजुक कि वो चल भी नहीं पाते थे। लेकिन ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये यात्रा सिर्फ 3 से 4 दिनों की नहीं होती थी, बल्कि इस यात्रा में 3 से 4 महीने लग जाते थे, जिस वजह से उन्हें इन गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये मजदूर उनके देश पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्योंकि जहां उन्हें सुखमय भविष्य का सपना दिखाकर लाया गया था, पर यहाँ उन्हें गन्ने के खेतों, चाय के बागानों और रेलवे लाइन तथा पुल बनाने के कठोर मेहनत वाले कामों में झोंक दिया गया था, जहां उन्हें लगातार 12 से 16 घंटे काम करना पड़ता था, वो भी बिना आराम के, जहां उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। लेकिन इनका शोषण सिर्फ यहीं तक नहीं था, उनके मालिक उन्हें किसी और के पास भी काम के लिए बेच सकते थे। जैसे कि उस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गिरमिट पर लिखा हुआ था कि वहां कोई भी स्त्री या पुरुष शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को, रूल को तोड़कर वहां शादी करते भी थे, तो फिर भी उन पर गुलामी वाले नियम लागू होते थे, जिसके तहत उनके मालिक उन्हें कहीं भी बेच सकते थे। और इस बीच अगर उनकी संतान पैदा होती, तो उस पर उनके मालिकों का हक होता, जिन्हें वो बड़े होने पर अपने काम के लिए अपने पास रख सकते थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जवान बहू बेटियों पर उनके मालिकों की गंदी नजर रहती थी, जिसे वो घर के कामों के बहाने अपने पास रख लेते थे और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। और जब उनका मन भर जाता था तो उन्हें वापस मजदूरों के साथ काम पर भेज दिया करते थे। और फिर किसी और बहू बेटी के साथ यही सब होता, जब तक कि उनके अंदर का आकर्षण ना खत्म हो जाए।
पर इनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि जो अमानवीय व्यवहार पहले अफ्रीकी गुलामों के साथ होता था, अब वही सब इन भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के साथ होने लगा था, जहां उन्हें चाबुक की मार खाकर भी दयनीय स्थितियों में काम करना पड़ता था, जिस वजह से सैकड़ों मजदूर हर साल मारे जाते और इनके मालिकों के अत्याचार की कहीं भी सुनवाई नहीं थी, क्योंकि ये गिरमिटिया मजदूर एक गुलाम देश के लोग थे और अंग्रेजों का यह मानना था कि गुलामों को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं, और उनके साथ वैसा हुआ भी। उन्हें भी अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर यहाँ नर्क में झोंक दिया गया, जो कि गिरमिटिया प्रथा की एक कड़वी सच्चाई है। वो बेचारे मजदूर अकेले में रोते थे, बिलखते थे, लेकिन फिर इसे ही अपनी तकदीर मानकर फिर से शांत हो जाते और वापस काम पर लग जाते। क्योंकि ये मजदूर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके 5 साल कब 10 साल में और 10 से 15 साल में बदल जाते थे, पता ही नहीं चलता। पर इनमें से बहुत से गिरमिटिया मजदूर ऐसे भी थे जो अपनी आवाज उठाने की हिम्मत रखते थे, जैसे कि तोताराम सानिध्य, जिन्होंने फिजी में अपने गिरमिटिया जीवन का अनुभव किया और बाद में भारत लौटकर लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया, जिसके बाद वहां के लोगों ने अंग्रेजों के साथ उनके देश जाने से मना कर दिया। इसके परिणाम जो गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्च 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गिरमिटिया प्रथा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दिसंबर 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत सुरक्षा और गिरमिट प्रथा अधिनियम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद फरवरी 1917 में गिरमिट प्रथा बंद करने के लिए एक सभा बुलाई गई, जिसमें CF एंड्रयूज और हेनरी पोलाक ने गिरमिट प्रथा बंद करने के लिए गिरमिट प्रथा के विरोध में भाषण दिया, और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद लोगों में बढ़ते गुस्से और आक्रोश को देखकर मार्च में गिरमिट प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद भारतीयों पर गुलामों वाले कोई भी नियम लागू नहीं होते। अब वो चाहे तो यहाँ स्वतंत्र होकर काम कर सकते थे, वो भी अपनी मर्जी की तनख्वाह अनुसार, या फिर भारत वापस लौट भी सकते थे। जिसके बाद कई लोगों ने भारत वापस लौटना पसंद किया, पर कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे ही अपनी भूमि मान ली और वो यहीं रुक गए, क्योंकि उनका यह मानना था कि भारत उनके लिए कुछ भी नहीं रखा है, ना ही जमीन है, ना ही घर है और ना ही परिवार के लोग। इसलिए वो लोग वहीं बस गए, क्योंकि गुलामी की प्रथा तो खत्म हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने अपनी कर्म भूमि में ही स्वतंत्र होकर जीने की ठानी, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मॉरिशस है, जहाँ की 60% आबादी भारतीयों की है। और ये सब यहीं तक सीमित नहीं, फिजी में भी उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है, जहाँ स्कूल, धार्मिक संस्थाएं और सांस्कृतिक समूह के जरिए उन्होंने अपनी जड़ों को वहां जमाए रखा है, जिस वजह से फिजी, मॉरिशस और बाकी अन्य देशों में गिरमिटिया वंशजों के लोग आज गीतकार, संगीतकार और शिक्षक बने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वहां अपनी कई सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं भी बनाई, जो कि उनकी विरासत को याद करती है।